Chapters 805 A Short Break, Another Battle, 806 Outcome Concluded, Turning Around and Leaving, 807 People Who Refuse to be Ordinary, 808 Unyielding Spirit, More Soul Searching Chapter Start, Chapter 805 एक छोटा सा ब्रेक, एक और लड़ाई असली कौन है, ये समझ ना पाने की वजह से फैंग युआन सिर्फ अंदाजा लगा सकता था और बिना किसी बेस के कुछ अनुमान लगा सकता था। आखिर में, जब रात हुई, उसने देखा कि डांगफैंग चैंगफैन का जिस्म धीरे धीरे गायब हो रहा है और उसकी जगह गू वॉर्म्स का एक गुच्छा रह गया था। फैंग युआन ने गू वॉर्म्स के अस गुच्छे को इकट्ठा कर लिया। स्प्लिट शैडो इमॉर्टल गू उसके अंदर नहीं था, उसकी जगह सिर्फ कुछ रैंक 5 गू वॉर्म्स जो एक भारी इमॉर्टल गू ऑरा के साथ मिक्स थे। हाथ से निकल गया। ए फ्लैट सिर्फ पी शुइह का अंजाम बाकी है, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। ज्यादातर तो यही लग रहा है कि डांगफैंग चैंगफैन बच निकला। उफ, आखिरकार एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, एक सुपर फोर्स का लीडर, उसके पास इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। ए फ्लैट सबसे जरूरी काम है जेड पूल ब्लेस्ड लैंड लौटना और रिसोर्सेज का आखिरी हिस्सा लूटना। फैंग युआन ने अपने इमोशंस को झटका और फौरन वापस उठ चला। रास्ते में उसने फेरी ली शन और ही लू लैंड से कांटेक्ट किया, लेकिन वो अभी भी मिनिस्क्यूल माउंटेन का पीछा कर रहे थे। उन्होंने उससे वादा किया कि अगर वो उनकी मदद करने गया तो यूज भारी कंपनसेशन देंगे। फैंग युआन एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक था जेड पूल ब्लेस्ड लैंड, जो रिसोर्सेज से भरा पड़ा था, लेकिन इतना वक्त बीत चुका था, हो सकता है बाकी डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स ने यूज पूरी तरह लूट लिया हो। दूसरा था मिनिस्क्यूल माउंटेन, अगर वो मिनिस्क्यूल माउंटेन हासिल कर पाता। उसका दिल अंदर ही अंदर लालच से भर गया। जैसे जैसे रात गहरी हुई, टेम्परेचर गिरने लगा, रात का आसमान काले बादलों से ढाका हुआ था, हवा में एक अजीब सी घुटन थी। कुछ ही पाल बाद तेज हवाएं चलने लगी, बिजली और गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। डोंगफैंग चैंगफैन जमीन पर बैठा था, उसका चेहरा चाक जैसा सफेद था, वो बेहद पीला लग रहा था। जिस जिस्म पर उसने अभी अभी कब्जा किया था, वो बुरी तरह जख्मी था। कुछ जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियां तक दिख रही थी, उसका मांस और खून खुली हवा में थे। डोंगफैंग चैंगफैन का ऑरा कमजोर था, उसकी टहनियां सिकुड़ी हुई थी। सोचा ना था कि मेरे पोजीशन में इतना बड़ा और अनजाना हादसा हो जाएगा। सच में, आसमान के खिलाफ जाना, जमीन और आसमान के गुस्से को दावत देता है। शुक्र है, आखिर में, मैंने मिनिस्क्यूल माउंटेन छोड़ दिया और कुछ दुश्मनों का ध्यान भटका दिया। सफलता से भागने के लिए मुझे स्प्लिट शैडो इमॉर्टल गू भी छोड़ना पड़ा। एक पाल के लिए, डोंगफैंग चैंगफैन को दर्द, राहत, खुशी, गंभीरता, दुख और नफरत, सब एक साथ महसूस हुआ। ये सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस आपस में मिल रहे थे। मेरे जिस्म के जख्म तो छोटी बात हैं, ये जानलेवा नहीं है। असली मुद्दा अंदर के खतरे से निपटना है। मैंने जो इमॉर्टल एसेंस जमा किया था, वो ज्यादातर पोजीशन में इस्तेमाल हो गया। इस लड़ाई के बाद, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। इन नो विल्स को हराने का मेरा एक ही मौका है, विल की लड़ाई। डोंगफैंग चैंगफैन ने सोचा, अपनी अल बैंड की और मेडिटेशन की स्टेट में चला गया। सच तो यह था कि, उसकी इस बुरी हालत में, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो अपनी हार की कागार पर था। वो यूएस लंबी नदी जैसा था जो सूख चुकी हो, यहां तक कि उसका तला भी दिखने लगा था। इस हालत में अपने पीछा करने वालों से बचकर निकलना, एक चमत्कार से कम नहीं था। अभी, अगर वो जरा सा भी हिचकिचाता, या विल की लड़ाई से माना करता, तो इस जिस्म पर से उसका कंट्रोल पूरी तरह से चला जाता। इससे अच्छा था कि वो अभी हाई विल की लड़ाई में उतर जाए, जबकि उसके पास अभी भी थोड़ी बुनियाद और मानसिक शक्ति बाकी थी, अपनी सारी बची हुई मेंटल एनर्जी को अपनी विल की आर्मी में बदलकर। विल्स की लड़ाई बेहद खतरनाक थी, इसका कल्टिवेशन लेवल से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ विल्स का आपस में टकराव था। लेकिन डांगफैंग चैंगफैन के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, यूज ये करना ही था। उसकी विल उसके दिमाग से उठी और फौरन उसकी सारी बुनियाद को एक विशाल धारा में बदल दिया। ये विशाल धारा उसके दिमाग से बाहर निकली, जैसे 9 आसमानों से गिरता हुआ कोई झरना हो, ऊपर से नीचे की तरफ बीटा हुआ। एक जबरदस्त ताकत के साथ, इसने जिस्म में मौजूद बाकी सभी विल्स पर हमला कर दिया। लेडो, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। अस बूढ़े मक्कार की विल हम में से किसी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। हमें मिलकर काम करना होगा, जीतने का यही एक मौका है। डोंगफैंग ट्राइब के 8 गू इमॉर्टल्स की विल्स, और साथ हाई डोंगफैंग यूलियांग की विल, एक हो गए। उन्होंने डोंगफैंग चैंगफैन की विल का सामना किया। कुल मिलाकर 10 विल्स आपस में मिल गए, एक बेहद अव्यवस्थित लड़ाई में। दोनों तरफ के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अगर वो एक कदम भी पीछे हटेते, तो वो हार के गहरे गड्ढे में गिर जाते, उनका अस्तित्व मिट जाता।
ये शुरू से ही एक मौत की लड़ाई थी। दोनों तरफ बराबर थे, लेकिन एक पाल बाद ही डोंगफैंग चैंगफैन की विल कमजोर पड़ने लगी। शैतानों के गिरोह से लड़ते वक्त डोंगफैंग चैंगफैन ने विल्स को सिर्फ जबरदस्ती दबा रखा था। उसने ये पता नहीं लगाया था कि उनसे निपटना कितना मुश्किल है। फ्लैट जब वो लड़ रहे थे, तब यूज एहसास हुआ कि ये विल्स लोहे की तरह सख्त हैं, फौलाद की तरह मजबूत। अनसब के दिल में डोंगफैंग चैंगफैन के लिए गहरी नफरत थी। डोंगफैंग चैंगफैन, तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। अपनी खुदगर्ज ख्वाहिश के लिए तुमने हम सबको मार डाला, सिर्फ अपने लिए। बूढ़े और मक्कार, हम सब ने तुम्हें गलत समझा, तुमने तो हमें सिर्फ अपने मोहरे समझा। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो जिंदा बचने की सोचना भी मत। साथ मरेंगे, हम साथ मरेंगे। ये तुम हायदर, तुमने हमें नुकसान पहुंचाया, तुमने पूरे डोंगफैंग ट्राइब को बर्बाद कर दिया। अभी जेड पूल ब्लेस्ड लैंड को शैतानों का गिरोह लूट रहा है, हमारे ट्राइब की हजारों साल की मेहनत का कुछ भी नहीं बचा। यह विल्स चिल्लाए, बड़े दुख के साथ वो एक लहर बन गए और जिस्म में हर तरफ से हमला करने लगे। डोंगफैंग चैंगफैन की विल को पीछे धकेल दिया गया, वो जल्दी से दिमाग में वापस सिमट गया। दिमाग डोंगफैंग चैंगफैन का आखिरी ठिकाना था। अगर ये विल्स इसे तोड़कर अंदर घुस जाते तो भले हाई डोंगफैंग चैंगफैन की रूह सलामत रहती, उसके पास जीतने का कोई रास्ता ना बचता, हारते थी। इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव। इन विल्स में मरने का जज्बा है, ये धोखे के गुस्से से भरी हुई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हेवनली ट्रिब्यूलेशन के असर की वजह से ये एक अजीब तरह से मजबूत हो गई हैं। इस पाल डोंगफैंग चैंगफैन आसमान और जमीन से गहरी दुश्मनी महसूस कर सकता था। वो एक ऐसे रास्ते पर चला था जो आसमान के खिलाफ था। उसने खुद को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन उसके भयानक अंजाम ने उस फिर से मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया। अगर वो एक कदम पीछे हटता तो वो हार की खाई में गिर जाता। लेकिन डोंगफैंग चैंगफैन इतने बड़े क्राइसिस में भी घबराया नहीं। असल में सिचुएशन जितनी खतरनाक होती जाती, उतना ही उसका लड़ने का जज्बा और भड़क उठता। अपनी जिंदगी में वो हमेशा धारा के विपरीत बीता था। जब से उसने अपना कल्टिवेशन शुरू किया और अपने ट्राइब को समृद्धि की तरफ ले गया, उसने अनगिनत मुश्किलों को पार किया था, उसने भारी दबाव झेला था और कई दुश्मनों को हराया था। इस बार मेरा दुश्मन ये दुनिया ही है। भले ही मेरा जिस्म बुढ़ापे से मर जाए और मेरी रूह सूख जाए, मेरी विल कभी हार नहीं मानेगी। डोंगफैंग चैंगफैन समझ गया, विल्स की लड़ाई में वो ना तो निराश हो सकता था, ना ही आराम। वो जरा सा भी डगमगा नहीं सकता था। वो न सिर्फ डगमगाया नहीं, बल्कि अब और भी ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गया था। उसका लड़ने का जज्बा आसमान छूने लगा। इस विल्स की लड़ाई में उसकी लड़ाई की ताकत बढ़ गई। ये वो स्पिरिट थी जो उसने अनगिनत इम्तिहानों और रुकावटों के बाद पैदा की थी। वो कभी हार नहीं मानेगा। आखिरी दम तक लड़ने का जज्बा उसकी हड्डियों में बसा हुआ था। फौरन उसकी विल का काउंटर अटैक शुरू हो गया। ये दिमाग से नीचे उतरा, जबरदस्ती नीचे धकेलते हुए। दोनों तरफ डोंगफैंग यूलियांग के जिस्म को बैटलफील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। डोंगफैंग यूलियांग का सर डोंगफैंग चैंगफैन का हेडक्वार्टर्स था। भले हाई यूज नो विल्स ने लगभग अंदर धकेल ही दिया था, अभी उसकी विल अपने हेडक्वार्टर्स से नीचे उतर रही थी, गर्दन से होते हुए सीधे उसके सीने तक। गू इमोर्टल्स की विल्स और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने एक साथ डिफेंड किया, एक कछुए के शेल की तरह। उन्होंने सीने पर एक मजबूत डिफेंस बना रखा था, पीछे हटने से इनकार करते हुए। विल्स की लड़ाई एक स्टेलमेट पर आ गई। 8 गो इमोर्टल विल्स डोंगफैंग यूलियांग की विल को बचा रहे थे। वो 8 मोती ढालों की तरह उसकी रक्षा कर रहे थे। डोंगफैंग यूलियांग की विल क्वांटिटी में बढ़ रही थी। 10 विल्स में से सिर्फ डोंगफैंग चैंगफैन और डोंगफैंग यूलियांग की विल्स हाई रिकवर और ग्रो कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले वाले ने पोजेशन किया था, उसकी रूह इस जिस्म में थी और उसने दिमाग पर कब्जा कर रखा था। वो इस सोच से अपनी विल को रिप्लेनिश कर सकता था। दूसरा जिस्म का असली मालिक था, जिस्म उसके साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल था। पूरा जिस्म डोंगफैंग यूलियांग का बेस था। जब तक उसका जिस्म नाश नहीं होता, उसकी विल रिकवर कर सकती थी। इस तेज और खतरनाक विल्स की लड़ाई में जीत की चाबी डोंगफैंग यूलियांग और डोंगफैंग चैंगफैन में थी, इस मास्टर और शिष्य की जोड़ी की विल्स में। उनकी तुलना में भले हाई 8 गू इमोर्टल्स की विल्स स्ट्रॉन्ग और काफी थी, उनके पास खुद को रिप्लेनिश करने का कोई सोर्स नहीं था। वो ये बात साफ साफ जानते थे, इसलिए उन्होंने खुद को कुर्बान करने और डोंगफैंग यूलियांग की विल को बचाने का फैसला किया, ताकि वो और मजबूत हो सके। ओ नहीं, मैंने जानबूझकर अपने जिस्म पर जख्म छोड़ दिए और उन्हें ठीक नहीं किया। मैं डोंगफैंग यूलियांग की रिकवरी स्पीड को धीमा करना चाहता था।
लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो मेरी विल लगातार खर्च होती रहेगी, जबकि डोंगफैंग यूलियांग की विल रिकवर और ग्रो कर रही है। ये सोचते हुए डोंगफैंग चैंगफैन और भी शांत और ठंडा हो गया। वो जानता था कि इस रेट से वो जरूर मारेगा। ए फ्लैट तक उस अपनी जान की बाजी लगानी थी, अपनी विल का इस्तेमाल करके दूसरी विल्स को इन्फ्लुएंस करना था और उन्हें अंदर से नाश्त करना था। ये तरीका सबसे खतरनाक और सबसे भयानक भी था। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो करते हैं। डोंगफैंग चैंगफैन चिल्लाया। उसकी सारी विल जो एक साथ जमा थी टूट कर बिखर गई। वो एक नदी की तरह बहती हुई बाकी 9 विल्स को निगल गई, उन्हें अपने अंदर समा लिया। दिमाग की लड़ाई, विल पावर की युंग, हर किसी के आत्मविश्वास ने इस पहल आखिरी टकराव को जन्म दिया था। खून का बदला माफ नहीं किया जा सकता। गू इमॉर्टल्स की विल्स चिल्लाई। मेरा डोंगफैंग ट्राइब तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गया। डोंगफैंग यूलियांग बेहद गुस्से में था। डोंगफैंग चैंगफैन की विल शांत थी। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इन डोंगफैंग ट्राइब को उसके शानदार दिनों में वापस ले जा सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है मुझे दुख नहीं है? क्या तुम्हें लेस देन ग्रेटर देन की कहानी याद है? ऑर्डिनरी अबिस से बाहर निकलने के लिए रेंजू ने अपनी बेटी तक को छोड़ दिया था। तुम कैसे कह सकते हो उसने छोड़ दिया? वो तो सेल्फ गू था जिसने गड़बड़ की थी। डोंगफैंग यूलियांग की विल ने जवाब दिया। डोंगफैंग चैंगफैन ठंडी हंसी हंसा। वो किसका सेल्फ गू है? वो रेंजू का सेल्फ गू है। वो रेंजू के सबसे गहरे विचार थे। ऑर्डिनरी से ऊपर उठने के लिए अगर कोई अपनी पत्नी या बच्चों को कुर्बान कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राइब तो दूर की बात है। एक गंदे और नीच इंसान होने के नाते तुम्हें जो भी दिखता है वो गंदा और नीच ही होता है। गू इमॉर्टल्स की विल्स ने गुस्से में वापस चिल्लाया। बस मेरे बिना, डोंगफैंग चैंगफैन के बिना, डोंगफैंग ट्राइब बहुत पहले ही या तो मिट गया होता या किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया होता। क्या तुम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाते? क्या डोंगफैंग ट्राइब मेरे बिना इतना शानदार और समृद्ध होता? मैंने तुम सबको पाला पोसा, मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियां दी। ये पेड़ मैंने लगाया था, ये मेरी कमाई थी, और तुम लोग तो बस मेरे पेट की छांव में बैठे मेरी मेहनत का फल खा रहे थे। ऐसे शब्द बिजली की तरह थे जिन्होंने नो विल्स पर भारी प्रहार किया। गू इमॉर्टल्स की विल्स एक तूफानी लहर में थे, वो सिर्फ उसके साथ बह सकते थे। उसकी जिंदगी के सारे सीन उल्टे चल रहे थे, वो तेजी से डोंगफैंग चैंगफैन के दिमाग में भर गए। जेड पूल ब्लेस्ड लैंड में शैतानों के गिरोह से लड़ते हुए वो लड़ाई जो खतरनाक और जानलेवा थी। आसमानी आफत और जमीनी मुसीबत, उसका जिद्दी विरोध, सब कुछ पोजीशन के लिए। जिंदगी और मौत के पाल में उसकी इच्छा जो डगमगाई नहीं, आसमान का अंधेरा हो जाने का उसका नजारा। सभी राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के लिए इमॉर्टल गू का लोकेशन डिड्यूस करना, अलायंस एग्रीमेंट स्थापित करना। एक अंधेरे और उदास हॉल में वो अकेला बैठा था जब उसने आसमान के खिलाफ जाने का मन बनाया। वो हंसा, भले ही तुम मुझे लाइफ स्पैन गू हासिल करने से रोको, तो क्या? अगर आसमान मुझे मरना चाहता है तो मैं आसमान के खिलाफ जाऊंगा। चैप्टर 806 अंजाम तय, पलटकर चला गया। डोंगफैंग चैंगफैन की यादें जारी रहीं। आसमानी आफत और जमीनी मुसीबत धीरे धीरे खत्म हुई। वो जख्मों से भरा हुआ था। डोंगफैंग ट्राइब का नया नया बना गू इमॉर्टल हवा में उससे सम्मान दे रहा था। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। वो खुद अपनी दाढ़ी सहला रहा था। ही, तुम गू इमॉर्टल बैन पाए, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अब हमारा डोंगफैंग ट्राइब फिर से मजबूत हो गया है। लड़ाई हार में बदल गई। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स अपने आप में आहें भर रहे थे। ओ, डोंगफैंग ट्राइब को दबाया नहीं जा सकता। 5 के खिलाफ अकेले लड़कर उसने सच में कर दिखाया। ये विजडम पाथ किलर मूव नॉर्दर्न प्लेन्स में जरूर मशहूर हो जाएगा। यह मूव है क्या? सितारों की रोशनी से आसमान भर गया था। वो शान से चमक रहा था। वो हवा में गर्व से खड़ा होकर हंसा। इस मूव का नाम है मिरियड स्टार फायरफ्लाइज। ओह, तुमने मेरे सेक्ट, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के एक शिष्य को मारा, लेकिन तुम हमारे साथ सहयोग करना चाहते हो? ही, इस दुनिया में सिर्फ हमेशा के लिए फायदे होते हैं, हमेशा के लिए दुश्मन या दोस्त नहीं होते। मैंने सेंट्रल कॉन्टिनेंट में तुम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स में जो प्लानिंग की है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगाया है। डोंगफैंग ट्राइब को राइचस पाथ ने अलग थलग कर दिया है। इस सिचुएशन को पलटने के लिए मेरे जैसा एक अकेला गू इमॉर्टल कैसे सफल हो सकता है? मेरी ख्वाहिश अपने ट्राइब को आगे बढ़ाना और हमारे नाम को रोशन करना है। मुझे यकीन है कि आप मेरी नीयत को समझ सकते हैं। उसने शांति से कहा। HMPH, तुम सिर्फ एक गरीब गू इमॉर्टल हो। किस बेसिस पर तुम इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ सहयोग कर सकते हो?
मेरे पास गु इमोटल्स के लिए उम्र बढ़ाने का एक तरीका है, इसका नाम है पोजेशन, और इसे जायंट सन इमोटल वेनरेबल ने बनाया था। क्या ये सच है? 88 ट्रू यांग बिल्डिंग, ट्रू इनहेरिटेंस सेक्लूडेड डोमेन। वो खून की उल्टी कर रहा था, उड़ते हुए ट्रू इनहेरिटेंस मीटियर्स के झुंड में से बुरी तरह बचकर भाग रहा था। ये मौत के जाल जैसा था। लेकिन आखिर में, अपनी सारी साजिशों के बाद भी, यूज वो नहीं मिला जो वो चाहता था। उसने कड़वाहट से मुस्कुराया। भूल जाओ, मैं इससे और जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं तुम्हें चुनता हूं। जब वो जवान था। मुझे माफ कर दो। जिस दुश्मन ने उस शर्मिंदा किया था, वो जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था, रहम की भीख मांग रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने धीरे से अपना सर हिलाया, आहें भरते हुए। मैं अंधा था, मैंने बहुत हिम्मत दिखाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, यंग मास्टर डोंगफैंग। उसका दुश्मन जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था। अगर तुम्हारा रवैया थोड़ा और पक्का होता, और तुम मौत के सामने भी नहीं हिलते, तो मैं जरूर तुम्हारी कुत्ते की जिंदगी बख्श देता। लेकिन अब, उसने अचानक हमला किया, एक जानलेवा वार। सर उठकर जमीन पर गिरा, थोड़ी दूर तक लुढ़कता रहा। एक अधूरी शिकायत के साथ मर गया। वो पलटा और चला गया, बहुत निराशाजनक। मेनस वक्त तुम जैसे इंसान से कैसे हार गया? और हाँ, वो किस्मत वाली मुलाकात। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े भिखारी ने गर्माजोशी से पूछा, उसके बाल बैंगनी और बिखरे हुए जैसे बिना कटी GHAS। डांग फैंग चैंग फैन, उसने कहा। चैंग फैन, ये नाम तुमसे बिल्कुल मेल नहीं खाता। बैंगनी बालों वाले भिखारी की उम्र खाई की तरह गहरी थी, वो उनके अंदर अपनी ही परछाई देख सकता था। भिखारी ने उस कुछ देर देखा और फिर कहा, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मैं अपनी सबसे जरूरी विरासत तुम्हें दूंगा। मुझे विश्वास है कि बिना किसी अनचाहे हादसे के, तुम जरूर अपना नाम रोशन करोगे। डोंगफैंग ट्राइब, मेंग ट्राइब और गोंग ट्राइब, ये तीनों सुपर फोर्सेस एक लड़ाई प्रतियोगिता के लिए इकट्ठे हुए थे। वो जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था, पूरी तरह हारा हुआ। उसके दुश्मन ने उसका मजाक उड़ाया। हा, डोंगफैंग ग्वांगयाओ, तुम अपने ट्राइब का सम्मान बढ़ाना चाहते हो? तुम्हारा डोंगफैंग ट्राइब इतिहास बनने वाला है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मरता हुआ बुढ़ागू इमोर्टल बचा है। कुछ सालों में, तुम्हारे डोंगफैंग ट्राइब को सुपर फोर्सेस की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये अच्छा भी है, जायंट सुन के हाईकून का हिस्सा होने के नाते, मुझे तुम सबके लिए बहुत शर्म आती है। तुम। वो एड़ी फाड़े घूर रहा था, उसने उठने की कोशिश की। सबकी नजरों के सामने, उसका दुश्मन आगे बढ़ा और अरेना में उसके सर पर पैर रख दिया। हा, डोंगफैंग ग्वांगयाओ, हमारी लड़ाई के नियमों के अनुसार, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मुझे तुम्हारा नाम बिल्कुल पसंद नहीं, ये तुम पर सूट नहीं करता। मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं, अपनी बाकी जिंदगी, तुम यही नाम इस्तेमाल करोगे। चलो डोंगफैंग चैंग फैन रखते हैं। ही, ये तुम पर ज्यादा सूट करता है। उसके दुश्मन ने मजाक उड़ते हुए कहा। उसने अपनी मुठियां भींच ली, उसकी उंगली लाल हो गई थी, गुस्सा उसके जिस्म में फट रहा था, लगभग उसकी खून की नसों को फोड़ देगा। लेकिन वो बहुत कमजोर था। ठीक है, आज से, मैं अपना नाम बदलकर डोंगफैंग चैंग फैन रख लूंगा। उसने ये शब्द बड़ी मुश्किल से निकले। हा, आज्ञाकारी, बहुत अच्छे। सबने सुना? आज से, इसे डोंगफैंग चैंग फैन बुलाया जाएगा। उसका दुश्मन अपने पैर उठाकर चला गया। वो जमीन पर पड़ा था, उसके जख्म गहरे थे, वो हिल नहीं सकता था। लेकिन अपने दिल में, वो चिल्लाया, मैं, भले ही मैं अपना नाम बदलकर डोंगफैंग चैंग फैन कर लूं, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनूंगा, मैं दुनिया में आज़ादी से और बिना किसी रोक टोक के घूम सकूंगा, मैं भीड़ को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं इसका बदला अपने हाथों से जरूर लूंगा, इस जिंदगी में, मैं इन डोंगफैंग ट्राइब को उसके शानदार दिनों में वापस ले जाऊंगा। ये मेरी ख्वाहिश है, डोंगफैंग चैंग फैन की ख्वाहिश, आसमान और जमीन इसके गवाह बन सकते हैं। जिन नोवेल्स को उसने निगल लिया था, उन्होंने इस एक पाल में डोंगफैंग चैंग फैन की पूरी जिंदगी को अनुभव किया। फौरन, वो डोंगफैंग चैंग फैन को समझ गए, वो समझ गए कि अपने दिल की गहराइयों में, वो अपने कबीले वालों की मौत से, जेड पूल ब्लेस्ड लैंड के नुकसान से बहुत दुखी था। ये आदमी, डोंगफैंग चैंग फैन, भले ही हम दुश्मन हैं, मुझे ये कहना ही होगा, लाजवाब। ठीक है, इस जैसे इंसान से हारना, कोई बेइज्जती की बात नहीं। डोंगफैंग ट्राइब, तुम्हारे हाथों में, शायद ये फिर से उठ खड़ा होगा। मास्टर। नोवेल्स ने हार मान ली, कुछ गायब हो गए, भले ही कुछ अभी भी विरोध कर रहे थे, वो डोंगफैंग चैंग फैन की विल से निगल लिए गए। मेरा नाम भले हाई डोंगफैंग चैंग फैन हो, लेकिन इस जिंदगी में,
मेन ऑर्डिनरी बनने से इनकार करता हूं। अगर एक पेड़ गिर जाता है, मैं एक नया लगाऊंगा। सब लोग, मुझे वक्त दो। मैं कसम खाता हूं, मैं इसका बदला अपने हाथों से जरूर लूंगा। इस जिंदगी में मेन डोंगफैंग ट्राइब को उसके शानदार दिनों में वापस ले जाऊंगा। ये मेरी ख्वाहिश है, डोंगफैंग चैंगफैन की ख्वाहिश। आसमान और जमीन इसके गवाह बन सकते हैं। इज़विल की आवाज बाहर की दुनिया से आई एक गरज की तरह सुनाई दी। इज़विल के नीचे नो विल्स टूट गए। उन्होंने उसका विरोध करना बैंड कर दिया। वो शून्य में विलीन हो गए। विल्स की लड़ाई बेहद खतरनाक थी, लेकिन आखिर में वो जीत गया। डोंगफैंग चैंगफैन ने धीरे धीरे अपनी एड़ी खोली। उनमें अनगिनत क्रिस्टल लाइट्स चमक रही थी। उसकी एड़ी चौड़ी हो गई। उसने महसूस किया कि ना जाने कहां से एक काले कपड़े पहना गो इमॉर्टल उसके सामने था। ये फैंग युआन था। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? डोंगफैंग चैंगफैन शांत हो गया। भले ही वो थका हुआ लग रहा था, वो बेहद शांत था, जैसे उसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बाकी हो। फैंग युआन हंसा। मैंने अंदाजा लगाया। मैंने तुम्हारे स्प्लिट शैडो का पीछा किया और तुम्हें खो दिया। जब मैं बस जाने ही वाला था, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। पहले जब तुमने किएशी मिन को मारा था, सिचुएशन बहुत अजीब थी। निशानों की जांच करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमने पास में ही एक जमीन के नीचे गुफा खोदी थी और यहां छिप गए थे। ये सब किस्मत थी। ये किस्मत नहीं है। डोंगफैंग चैंगफैन ने धीरे से अपना सर हिलाया। मेरा इमॉर्टल किलर मूव 30 स्प्लिट शैडोज बना सकता था, लेकिन उन्होंने तुम्हारा ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। मैंने जानबूझकर किएशी मिन की लाश को वहीं छोड़ दिया और उसके इमॉर्टल गू को जानबूझकर उड़ने दिया। निशान साफ थे, लेकिन तुम उनके पीछे नहीं गए। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। इस गुफा के ऊपर एक आम सा गुलाबी फूलों वाला खरगोश का ठिकाना है, लेकिन वो भी तुम्हें धोखा नहीं दे सका। तुम्हारी अकाल तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा डरावनी है। ये सच में अजीब है। तुमने विजडम पथ के बजाय स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट क्यों किया? फैंग युआन के होठ मुड़ गए। हैं, क्या ये एक मरते हुए इंसान की आखिरी तारीफें हैं? डोंगफैंग चैंगफैन ने फिर से सर हिलाया। वो धीरे से मुस्कुराया। अफसोस की बात है कि तुम थोड़ा लेट आए। अगर तुम पहले आते, चाहे कुछ सांस पहले ही क्यों ना हो, मैं अभी भी विल्स की लड़ाई में होता। ये बेहद खतरनाक होता और मेरे पास तुम्हारा सामना करने का वक्त नहीं होता। लेकिन अब, डोंगफैंग चैंगफैन ने अपने शब्दों को खींचा। उसने अपने चेहरे पर 80 बड़े ऊटा विश्वास दिखाया। आखिरकार नॉर्दर्न प्लेन्स के नंबर 1 विजडम पाथ इमॉर्टल। फैंग युआन ने यह देखा और तारीफ की। उसका लहजा शांत था। कोई मारने का इरादा नहीं था। जब उसने गर्माजोशी से कहा, जैसे वो किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहा हो, इंसान सोचता है, ऊपर वाला करता है। अगर ये तरीका फेल हो गया, मैं तुरंत चला जाऊंगा और तुम्हारी बेहतर ताकत को मान लूंगा। आगे कभी मिले तो तुमसे दूर रहूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर से एक इंसान को बाहर निकला। ये एक जवान लड़की थी, एक नाजुक जिस्म और पानी जैसी आंखें वाली। उसने हल्का पीला ड्रेस पहना था। वो बेहद कोमल लग रही थी। ये डांग फैंग किंग यू थी। जब फैंग युआन ने स्ट्रेंथ पाथ के विशाल हाथों का इस्तेमाल करके डांगफैंग ट्राइब के लोगों को पकड़ा था, उसने अनजाने में उस ढूंढ लिया था, चुपके से उस अपने इमॉर्टल एपर्चर में रख लिया। इस लड़की को देखकर डोंगफैंग चैंगफैन का चेहरा बदल गया। एक पाल में ये जिस्म भी रिएक्ट करने लगा। जिस्म में वो विल जो लगभग बिखर चुकी थी, पहले की तरह मजबूत हो गई। वो उठ खड़ी हुई और तुरंत कंट्रोल हासिल कर लिया। बहन, वो चिल्लाया। लेकिन जल्द ही, भले ही ये सिर्फ एक सांस का वक्त था, डोंगफैंग यूलियांग की विल फिर से दबा दी गई। डोंगफैंग चैंगफैन ने कंट्रोल वापस पा लिया। उसकी ऊँह से आग निकल रही थी जब उसने बहुत गुस्से से फैंग युआन को देखा। फैंग युआन जोर से हंसा। उसने सिचुएशन का जायजा लेते हुए कहा, डोंगफैंग यूलियांग, तुम्हारी बहन मेरे हाथों में है, ध्यान से देखो। ऐसा कहकर उसने अपना कैमरा जैसा ज़ॉम्बी हाथ बाहर निकला और यूएस जवान लड़की के बाएं कंधे को पकड़कर खींचा। क्रैक! डोंगफैंग किंग यू का जिस्म कांप गया, इससे पहले कि वो एक तेज चीख निकालती। उसका पूरा बायां हाथ उखड़ गया था। बड़े से घाव से खून बह रहा था। डोंगफैंग चैंगफैन की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गईं। वो गुस्से से चिल्लाया, हरामी! इससे पहले कि वो अपने शब्द पूरे करता, उसने फिर से कंट्रोल खो दिया। डोंगफैंग यूलियांग उभार आया। बहन, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने उस चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुमने सच में उस चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? डोंगफैंग यूलियांग जोर से चिल्लाया। वो पागल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुड, ऐसा ही होना चाहिए। फैंग युआन ने बुरी तरह से हंसा। स्ट्रेंथ पाथ का विशाल हाथ उठकर बाहर आया।
विशाल हाथ डोंगफैंग यूलियांग को पकड़ने हाई वाला था कि उसके जिस्म से एक रोशनी का स्तंभ निकला। रोशनी के स्तंभ ने स्ट्रेंथ पाथ के विशाल हाथ को रोक दिया। डोंगफैंग चैंगफैन ने बहुत डर और गुस्से से चिल्लाया, एक महान गु इमोर्टल होकर एक मोर्टल के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम कितने नीच हो। फैंग युआन ने अपना सर उठाया और हंसा, उसके कैमरे पंजे ने टक्कर मारी। एक जोर की आवाज के साथ उसने डोंगफैंग किंग यू का सर उसके सीने में पूरी तरह घुसा दिया। बहन! डोंगफैंग यू लियांग अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, यह उसकी जिंदगी का सबसे क्रूर घाव था। डोंगफैंग चैंगफैन ने कंट्रोल खो दिया, सुरक्षा करने वाला रोशनी का स्तंभ बिखर गया। बूम! फैंग युआन ने अपने हाथ से पकड़ा और डोंगफैंग यू लियांग का जिस्म मांस के कीन में बदल गया। डोंगफैंग चैंगफैन की रूह बचना चाहती थी, लेकिन वो अभी अभी एक तेज लड़ाई से गुजरा था। उसकी रूह बेहद कमजोर हो गई थी। वो कैसे बच सकता था? फैंग युआन ने यूज आसानी से पकड़ लिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के नंबर 1 विजडम पाथ इमोर्टल की विरासत हासिल हो गई। एक तेज झटके की लहर फूटी। जब गु इमोर्टल मर जाता तो इमोर्टल एपर्चर जमीन पर गिर जाता, एक लावारिस ब्लेस्ड लैंड बन जाता। फैंग युआन ने इसकी उम्मीद की थी। उसने अपने तरीकों का इस्तेमाल किया और इस झटके की लहर को अपनी पूरी कोशिश से छिपाया। उसने उंगली सिकोड़ी। जब उसने ब्लेस्ड लैंड को बनते देखा, उसने जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश नहीं की। जब ब्लेस्ड लैंड पूरी तरह से स्थापित हो गया, फैंग युआन ने एक ठंडी सांस छोड़ी। उसने उसे गहरी नजर से देखा और फिर पलटकर चला गया। चैप्टर 807 वो लोग जो ऑर्डिनरी होने से इनकार करते हैं। चैप्टर 807 वो लोग जो ऑर्डिनरी होने से इनकार करते हैं, लेस देन ग्रेटर दैन। चैप्टर 3 सेक्शन 18 में लिखा है, रेंजू अपनी जिंदगी के रास्ते पर चला। उसने जिंदगी और मौत का दरवाजा छोड़ दिया, लेकिन आखिर में ऑर्डिनरी अबिस में जा पहुंचा। वो अबिस की तलहटी में इधर उधर घूमता रहा, बिना किसी मकसद के आगे बढ़ता रहा। एक लंबे समय के बाद, भले हाय वो ऑर्डिनरी अबिस से बाहर निकलना चाहता था, उस बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। उसके दुख में कॉग्निशन गु ने यूज इशारा दिया, इंसान, ओह इंसान, तुम दूसरे जीवों के कदमों पर चले। हालांकि ये रास्ता आसान और सुरक्षित है, अगर तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो और ऑर्डिनरी अबिस से बाहर निकलना चाहते हो, तो दूसरे लोगों के निशानों पर चलने से उम्मीद कम है। जबकि तुम अपनी जिंदगी के रास्ते पर चले हो, सारी मुश्किलों का सामना तुम्हें खुद करना होगा, तुम्हें नया करना होगा और अपने खुद के कदमों के निशान बनाने होंगे। जब रेंजू को यह सलाह मिली तो यूज एहसास हुआ। वो बहुत खुश हुआ और कॉग्निशन गु के निर्देशों का पालन करने लगा। वो पहले से मौजूद कदमों के निशानों से बाहर निकला। उसने यूएस जमीन पर कदम रखना शुरू किया जो बहुत मजबूत नहीं थी। ऑर्डिनरी अबिस की जमीन पर चलना आसान नहीं था। कुछ जगहें दलदली थी, कीचड़ में फंसना आसान था और बदबू गंदी थी। कुछ जगहें कांटों से भरी थी, हर तरफ तेज नुकीले सायरदर। रेंजू जख्मों से भर गया। जमीन के कुछ हिस्सों में ब्लेड गू भी थे। जब रेंजू जमीन पर कदम रखता, उसके तलवे तेज धरों से जख्मी हो जाते, खून बहने से उसके जख्म बड़े हो जाते। जब वो चलता तो दर्द उसके अंदर तक महसूस होता। उसके पैरों के जख्मों से बहुत दर्द होता था। रेंजू ने धीरे धीरे चलने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया, रेंजू ऑर्डिनरी अबिस में अपना रास्ता भटक गया। कई बार वो उसी रास्ते पर पहुंच जाता और उसी रास्ते को पार करने में फालतू मेहनत बर्बाद करता। रेंजू ने धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को जाना। वो परेशान हो गया। वो अबिस में अपना रास्ता कैसे ना भटके? कॉग्निशन गु ने यूज बताया, रेंजू, अगर तुम रास्ता नहीं भटकना चाहते तो ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें दर्द से डर लगता था, इसलिए तुम धीरे धीरे चले। तुम्हारे बनाए हुए कदमों के निशान बहुत हल्के थे। जब इस ऑर्डिनरी अबिस में साधारण हवाएं चलती हैं तो मिट्टी की धूल उड़ती है, और जब धूल बैठती है तो तुम्हारे कदमों के निशान ढक जाते हैं। अगर तुम रास्ता नहीं भटकना चाहते तो तुम्हें गहरे कदमों के निशान छोड़ने होंगे। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? रेंजू ने सर हिलाया। वो समझ गया। इसलिए उसने भारी कदमों से चलना शुरू किया। हर बार वो जमीन पर जोर से कदम रखता, एक गहरा निशान बनाता। इस तरह हर कदम जो वो चलता, उसके द्वारा एक गहरा और साफ निशान छोड़ जाता। जब तक रेंजू इन निशानों को देखता, वो जान जाता कि इन रास्तों को पहले हाई एक्सप्लोर किया जा चुका है और वहां ऑर्डिनरी अबिस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं चली। कुछ समय बाद सबसे गहरे कदमों के निशान भी धूल से ढक जाते। रेंजू बेहद परेशान था। उसने कॉग्निशन गु से पूछा। कॉग्निशन गु ने यूज एक और सुझाव दिया, ओ इंसान, भले ही तुमने गहरे कदमों के निशान छोड़े, तुमने जानबूझकर अनकांतों और धरों से बचे। जब भी तुम उन्हें देखते, तुम रास्ता बदल लेते। ये नहीं चलेगा।
तुम एक आरामदायक जिंदगी जीते हुए एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की मांग नहीं कर सकते। रेंजू को इशारा मिल गया और उसने दांत पीस लिए। उसने जानबूझकर कांतों और धरों से भरे रास्तों पर चलना शुरू किया। हर बार जब वो एक कदम उठाता, वो एक गहरा कदम का निशान छोड़ जाता, चाहे कितना भी दर्दनाक हो, चाहे घाव कितना भी गहरा हो। उसका पसीना और खून साधारण मिट्टी में समा गया जब उसने उसमें भारी कदम रखा। जब वो अपना पैर छोड़कर आगे बढ़ता, उसके कदम के निशान पर घास का एक छोटा सा तिनका उग जाता। इस GHAS का नाम था उपलब्धि। उसके हर कदम के निशान में घास का एक छोटा सा तिनका होता। घास के तिनके हवा चलने पर नहीं गिरते, उन्हें धूल के नीचे नहीं दबाया जा सकता। वो जिद से UGTED और कदमों के निशानों से कहीं ज्यादा लंबे समय तक बने रह सकते थे। इस तरह मुझे रास्ता भटकने से डरने की जरूरत नहीं होगी। रेंजू बहुत खुश था। उसने दांत पीसे और दर्द सहते हुए कांतों और धरों से भरे रास्ते पर दृढ़ता से चला। वो खून बहने या पसीना आने से नहीं डरता था। वो आगे और आगे चलता गया। अब वो रास्ता नहीं भटकता था, अब वो गोल गोल नहीं घूमता था, वो अनजान इलाकों में गया। उसने अपने खून और पसीने से अपने नीचे की घास को पोषण दिया। वो और भी जीवंतता से बढ़ने लगे और लंबे हो गए। धीरे धीरे अब उसके कदमों के निशानों से सिर्फ घास नहीं उगती थी, वो उपलब्धि के पेड़ों में बदल गए थे। जैसे जैसे समय बीता, छोटे पेड़ बड़े पेड़ों में बदल गए, पत्ते हरे भरे अन पर फल भी लगने लगे थे। रेंजू चलते चलते थक गया था। वो आराम के लिए एक पेड़ से टिक गया। उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए मीठे और रसीले फल खाए। समय के साथ वो लगभग ऑर्डिनरी अबिस के हर कोने में चल चुका था। उसने जहां भी सफर किया था, वहां एक बड़ा सा जंगल बना दिया था। रेंजू ने अपने पीछे के जंगल को देखा और खुशी और आनंद महसूस किया, लेकिन जब जंगल ने पूरे ऑर्डिनरी अबिस को ढक लिया, तब भी उस बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वो चिंतित और निराश महसूस करने लगा। उसने एक फल तोड़ा और अपने मुंह में रखा। फल अब मीठा नहीं लग रहा था, बल्कि ये कड़वा और निगलने में मुश्किल था। रेंजू को अजीब लगा। उसने वजह ढूंढने की कोशिश की और पाया, अनजाने में उसके जिस्म में एक दूसरा दिल उग गया था। इस दिल का नाम था असंतोष। इसके साथ वो जो कुछ भी खाता, मीठा नहीं लगता। रेंजू ने कड़वा फल खाया। जब वो इस अनंत जंगल को देख रहा था, उस अब खुशी या आनंद महसूस नहीं हुआ। इस समय उसका असली दिल, अकेलेपन का दिल, सेल्फ गू की आवाज में बोला, ओह इंसान, मैंने अब इससे निकलने का एक तरीका सोचा है। तुम एक लंबा और शानदार उपलब्धि का पेड़ लगा सकते हो। जब तक ये पेड़ ऑर्डिनरी अबिस से लंबा है, तुम इस पेड़ पर चढ़कर इस जगह से निकल पाओगे। रेंजू ने सोचा और उसकी ऐनी चमक उठी। ये सही है, ये एक अच्छा आइडिया है। लेकिन वो फिर से परेशान हो गया। लेकिन मैं इतना शानदार पेड़ कैसे लगा सकता हूं जो ऑर्डिनरी अबिस से भी लंबा हो? सेल्फ गू ने कहा, तुमने अपने पैरों के खून से इस जंगल को लगाया, ये सब साधारण पेड़ हैं। अगर तुम अपने दिल के खून का इस्तेमाल करो, तो तुम एक महान उपलब्धि का पेड़ लगा पाओगे। ऑर्डिनरी अबिस की जमीन के नीचे कई धारें दबी हुई हैं। तुम इन DH आयरन का इस्तेमाल अपने दिल में घोंपने के लिए क्यों नहीं करते? जो दिल का खून बहेगा, उसका इस्तेमाल पेड़ों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। रेंजू ने वो तरीका आजमाया जो सेल्फ गू ने कहा। धार उसके दिल में घुस गई। इससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। ये दर्द उसके जिस्म के दर्दों से सैकड़ों और हजारों गुना ज्यादा था। आखिर में जिन पेड़ों को पानी दिया गया, वो लंबे और बड़े हो गए। वो असली पेड़ों से कहीं ज्यादा बड़े थे। रेंजू को दर्द लेकिन खुशी भी महसूस हुई। उसने अपने दिल में और धारें घोंपना जारी रखा, जिससे और दिल का खून बहे। जितनी ज्यादा धारें उसने घोंपी, उतना ज्यादा दिल का खून बहा और उतने ही बड़े पेड़ उसने लगाए। लेकिन सबसे लंबा उपलब्धि का पेड़ भी ऑर्डिनरी अबिस की ऊंचाई का सिर्फ आधा था। रेंजू ने हिम्मत नहीं हारी। होप गू उसके साथ थी। जब उसके लगाए पेड़ का शिखर ऑर्डिनरी अबिस की ऊंचाई तक पहुंचा, पेड़ का ताना फट गया। अंदर से एक लड़की बाहर आई। पिता, पिता। लड़की रेंजू के गले लग गई। वो बहुत प्यारी थी। ये रेंजू की चौथी संतान थी, जिसका नाम बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा था। रेंजू भी बहुत खुश था। वो अपनी बेटी के साथ खेलने लगा। जब बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा को भूख लगती, वो उस खाने के लिए फल देता। इतना मीठा, इतना मीठा। बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा को फल खाना पसंद था। वो स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। वो हर दिन जंगल में खेलती, बहुत खुश रहती। रेंजू अभी भी ऑर्डिनरी अबिस से बाहर निकलना चाहता था। बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा ने यूज कई बार मनाया, पिता, आप खुद को क्यों थका रहे हैं? क्या यहाँ रहना अच्छा नहीं है? हमें छांव देने के लिए पेड़ हैं, हमें खिलाने के लिए फल हैं, हम यहाँ हमेशा खेल सकते हैं।
जिंदगी शांति से बीतेगी जब तक हम बुढ़ापे से मर ना जाएं। रेंजू ने सर हिलाया। उसका इरादा पक्का था। उसने एक और भी बड़ा पेड़ लगाया और पेड़ की शाखें ऑर्डिनरी अबिस से पूरी तरह बाहर निकल गईं। बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा रो पड़ी। उसने रेंजू के हाथ पकड़े और मिन्नत की, पिता, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती। अगर आप चले गए तो मैं यहां अकेली रह जाऊंगी। मुझे पेड़ लगाना नहीं आता, फल सीमित हैं, एक दिन मैं भूख से मर जाऊंगी। रेंजू ने कहा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें उठाकर इस जगह से ले जाऊंगा। इस तरह बाप और बेटी पेड़ पर चढ़ने लगे। जितना ऊंचा वो गए उतना ही थका हुआ रेंजू महसूस करने लगा। बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा एक भारी बोझ थी। उसके बिना भी अकेले पेड़ पर चढ़ना बहुत खतरनाक था। एक ऐसे इंसान को उठाकर चढ़ना तो दूर की बात थी जो बिल्कुल पेड़ नहीं चढ़ सकती थी। बड़ी प्रॉब्लम यह थी, पेड़ हिलने लगा और चटकने की आवाजें आने लगी। कॉग्निशन गू ने रेंजू से कहा, ओ नहीं रेंजू, तुम अपनी बेटी को उठाए हुए हो। ऑर्डिनरी अबिस से बाहर निकलना नामुमकिन है। ये तुम्हारा उपलब्धि का पेड़ है। ये दूसरों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में मदद नहीं कर सकता, यहां तक कि तुम्हारी बेटी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। रेंजू ने सर हिलाया, मैं हार नहीं मानना चाहता। होप गू ने भी उससे गुजारिश की, उस नीचे उतार दो, वरना तुम इस जगह से नहीं निकल सकते। भले ही तुम्हारे पास अकेलेपन और असंतोष के दिल हैं, इतने सारे पेड़ लगाने के बाद तुम्हारा दिल का खून पहले ही सूख चुका है। ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। देखो, पेड़ गिरने वाला है। रेंजू ने हाथ हिलाया, मैं अभी भी कोशिश करना चाहता हूं। सेल्फ गू ने देखा कि रेंजू अपने कामों से जिद्दी है, और ये देखकर कि दूसरे गू वॉर्म्स यूज मानने में नाकाम रहे, वो उठकर बाहर आ गया। आह, ये मुझे मार रहा है। सेल्फ गू ने रेंजू से बात नहीं की। उसने बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा के हाथ पर काट लिया। बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा दर्द से चिल्लाई। वो गुस्से में थी। वो सेल्फ गू को मारना चाहती थी, लेकिन इस तरह उसने अपने हाथ छोड़ दिए। हिलते हुए पेड़ के साथ वो रेंजू की पीठ से गिर गई। गिरते और लुढ़कते हुए कई शाखाओं से अपनी गिरावट को तोड़ने के बाद वो जमीन पर गिरी। वो बहुत दर्द में थी और रोने लगी। बेटी, रेंजू चिल्लाया, नीचे जाना चाहता था। बहुत देर हो चुकी है, पेड़ गिरने वाला है। सेल्फ गू ने रेंजू को धक्का दिया। उसने अनजाने में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। वो ऑर्डिनरी अबिस से बाहर निकल गया। पेड़ गिर गया। रेंजू चट्टान के किनारे पर था। उसने वापस जाने का रास्ता खो दिया था। वो बेबस होकर चिल्लाया, बेटी, मैं तुम्हें बचाने वापस आऊंगा। बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा रो पड़ी। उसने बहुत दुख और बेबसी से कहा, पिता, आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि मुझे यहां अकेले रहने के लिए छोड़ गए? मैं बहुत डरी हुई हूं। रेंजू ने उसकी चीखें सुनी और बेहद दुखी हुआ। उसने ऑर्डिनरी अबिस के आसपास देखा, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। कोई फायदा नहीं है, सेल्फ गू ने कहा। तुम्हारा उपलब्धि का पेड़ भले ही गिर गया हो, तुम्हारी मेहनत का सबूत है। एक महान इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। एक ऐसा इंसान जो ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी अबिस में कैसे घुस सकता है? हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड, डांग ह पैलेस। फैंग युआन ने अपने हाथों में लेस देन ग्रेटर देन बैंड की। उसने एक आह भरी। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। पानी नीचे की तरफ बीता है, जबकि इंसान ऊंची जगहों की तरफ बढ़ता है। ऑर्डिनरी होने से असंतुष्ट, ये एक आम इंसानी गुण था। डोंग फैंग चैंग फैन ऐसा ही था, फैंग युआन भी ऐसा ही था। इस मामले में तुम और मैं एक ही तरह के लोग हैं, फैंग युआन ने साफ साफ कहा। उसके सामने डोंग फैंग चैंग फैन की रूह कैद थी। वो अब ठंडी मुस्कान के साथ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपना जिस्म खो देने के कारण वो कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। हालांकि उसकी रूह से होने वाले रेजोनेंस को फैंग युआन ने पकड़ लिया। उसने नॉर्दर्न प्लेन्स के नंबर 1 विजडम पाथ गु इमोर्टल को कहते सुना, अगर तुम मेरी रूह को सर्च करना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरी विरासत पाने के लिए ही ये तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। चैप्टर 808 ना झुकने वाला जज्बा और रूह की तलाशी। चैप्टर 808 ना झुकने वाला जज्बा और रूह की तलाशी। ओ, तुम्हें इतना विश्वास है? फैंग युआन मुस्कुराया। डोंग फैंग चैंग फैन की रूह पहले ही उसकी कैदी बन चुकी थी और उसकी जिंदगी या मौत फैंग युआन के हाथों में थी, लेकिन उसके पास अभी भी इतना कॉन्फिडेंस था। फैंग युआन हालांकि बेफिक्र था और उसने सोल सर्चिंग शुरू कर दी। एक पाल के लिए डांग पलस अंधेरे में डूब गया। ठंडी हवा चलने लगी और भूतियाना चीखें कानों में गूंजने लगी। असुनी और अजीब हवा में फैंग युआन ने अपना असली रूप दिखाया, एक ऊंचा इमोर्टल ज़ॉम्बी जिस्म, हरे काले रंग का। एक डरावना चेहरा, नुकीले दांत, खून जैसी लाल ईंटें
8 हाथ जो अपने तेज और बड़े कैनरे पंजों के साथ फैले हुए दी एक धीरे धीरे डोंगफैंग चैंगफैन की रूह की तरफ बढ़ रहा था। डोंगफैंग चैंगफैन की रूह फैंग युआन के भयानक रूप को देखकर एक पाल के लिए अनिच्छा से कांप गई, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई और फैंग युआन के पंजे को खुद को पकड़ने दिया। एक रूह शारीरिक नहीं होती, लेकिन फैंग युआन के पंजों ने डोंगफैंग चैंगफैन की रूह को मजबूती से पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर में कुछ गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया। सोल सर्च। एक अदृश्य शक्ति कैनरे पंजे से निकलकर डोंगफैंग चैंगफैन की रूह तक पहुंची। डोंगफैंग चैंगफैन की रूह अस्पर हो रहे दर्द के हमलों से तुरंत कांपने लगी। सोल सर्च कुछ देर बाद खत्म हो गई। फैंग युआन ने अपना पंजा पीछे खींचा और डोंगफैंग चैंगफैन की रूह को छोड़ दिया। वो बहुत सारी जानकारी लूटने में सफल रहा, लेकिन उसकी टहनियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। डोंगफैंग चैंगफैन की रूह फीकी और ढीली पड़ गई, अब उसमें पहले जैसी मजबूती और चमक नहीं थी। हालांकि उसने एक संतुष्ट भाव दिखाया जब उसने रेजोनेट करके अपना संदेश भेजा। फैंग युआन के कानों में उसने डोंगफैंग चैंगफैन की रूह की हंसी सुनी। अब समझ में आया, मैं भले ही एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल हूं, लेकिन सोल पाथ और विजडम पाथ आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। मैंने सोल पाथ में भी गहरी रिसर्च की है, अपनी इमॉर्टल सोल को मॉडिफाई किया है। तुम्हारा सोल सर्चिंग मेथड सिर्फ एक मॉर्टल टेक्निक है। वैसे भले ही तुम्हारे पास सोल पाथ इमॉर्टल गु हो, मैं वो जानकारी छिपा सकता हूं जो तुम चाहते हो। एक छोटा सा आराम लेने के बाद डोंगफैंग चैंगफैन ने जारी रखा, अभी मेरे पास कोई शारीरिक जिस्म नहीं है, मेरी रूह को पोषण नहीं मिलेगा। तुम जितना ज्यादा सोल सर्च करोगे, मेरी रूह उतनी ही खर्च होगी। मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, मैं न स्पेल तक जानकारी छिपा सकता हूं जब तक मेरी रूह पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती। तुम मेरी विजडम पथ विरासत या मेरी पोजेशन टेक्निक को कभी नहीं लूट पाओगे। फिर उसने टॉपिक बदला, लेकिन हम एक डील कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी विजडम पथ विरासत, पोजेशन टेक्निक और दूसरी जानकारी दूंगा। तुम मेरे पुनर्जन्म में मदद करोगे, मेरे लिए एक शारीरिक जिस्म ढूंढकर। चिंता मत करो, मुझे सिर्फ एक मोर्टल गू मास्टर की जरूरत है। जबकि मैं तुमसे हार गया हूं, मुझे अपनी हार माननी होगी। हम एक कसम खा सकते हैं, फेरी लीशन ने तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई की। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो तुम्हें माउंटेन प्लेज गू पर तो विश्वास करना ही चाहिए, है ना? फैंग युआन मुस्कुराया, सच में डोंगफैंग चैंगफैन के लायक। इस हालत में भी तुमने अभी तक हार नहीं मानी है और वापसी करना चाहते हो। अफसोस की बात है कि मेरे पास सोल स्ट्रेंथनिंग मेथड है और मैं अपना पूरा वक्त लेकर धीरे धीरे तुम्हारी रूह को सर्च कर सकता हूं। जल्द या देर से मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। सोल स्ट्रेंथनिंग मेथड? ही। डोंगफैंग चैंगफैन की रूह हंसी, लगता है तुम्हें सोल पथ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने पोजीशन के लिए जानबूझकर अपनी रूह को बदला है। इससे पोजीशन में सफल होने के मेरे चांसेस बढ़ गए, लेकिन इससे यह भी हुआ कि आम तरीके मेरी रूह को पोषण देने और ठीक करने में बेकार हो गए, जब तक कि तुम इमॉर्टल हीलिंग मेथड्स का इस्तेमाल ना करो। जो मैं कह रहा हूं वो झूठ नहीं है, तुम जितना चाहो कोशिश कर सकते हो। ओह, ऐसा है क्या? फैंग युआन के चेहरे पर से हल्की मुस्कान गायब हो गई जब उसने ऐसा गु निकला। जहां तक डोंगफैंग चैंगफैन का सवाल था, जबकि फैंग युआन का सोल सर्चिंग मेथड सिर्फ मॉर्टल लेवल का था, उसके सोल हीलिंग मेथड्स भी साधारण होने चाहिए। वो अपने अंदाजे पर और भी पक्का हो गया जब उसने फैंग युआन को एक मोर्टल गू निकलते देखा। हालांकि जब फैंग युआन ने ऐसा गू तोड़ा और उसके अंदर मौजूद गट्स गू को भी कुचल दिया, डोंगफैंग चैंगफैन की रूह को तुरंत पोषण मिला। उसकी रूह ने अपनी कुछ मजबूती और चमक वापस पा ली। ये कौन सा गू है? ये सिर्फ एक मोर्टल गू है, लेकिन ये मेरी रूह को ठीक कर सकता है। एक पाल के लिए डोंगफैंग चैंगफैन की रूह जोर से कांप गई, एक हैरत भरा लुक दिखाते हुए। फैंग युआन ये देखकर रिलैक्स हो गया और मुस्कुराया, अंदाजा लगाओ। डोंगफैंग चैंगफैन एक असाधारण कैरेक्टर था, भले ही सिर्फ उसकी रूह बची हो, उसकी अकाल अभी भी वहीं थी। रूह शांत हुई और थोड़ी देर बाद रेजोनेट हुई। मॉर्टल लेवल पर सिर्फ एक चीज है जो मेरी इमॉर्टल सोल को प्रभावित कर सकती है, डांग माउंटेन का गट्स गू। जो तुमने अभी कुचला वो ट्रेजर येलो हेवन से खरीदा गया ऐसा गू होना चाहिए। तेज दिमाग, लेकिन तुमने सिर्फ आधा सही अंदाजा लगाया। ऐसा गू मेरी रचना है और गट्स गू का बिजनेस भी मेरा है। क्या ये तुम हो? डोंगफैंग चैंगफैन की रूह ने कहा, कठोर सच्चाई यूएस पर बुरी तरह से प्रहार कर रही थी। रूह अब रेजोनेट नहीं हुई, मौत जैसी खामोशी में डूब गई। डोंगफैंग चैंगफैन निराशा से भर गया,
वो जानता था कि फैंग युआन जैसे किसी के हाथों में पतकर इस बार वो सच में खत्म हो चुका है। वो काटने वाले तख्ते पर रखे मांस जैसा था, फैंग युआन जब चाहे उस काट सकता था। और डान फैंग चैंग फैन की रूह सिचुएशन को बदल नहीं पाती, भले ही वो विरोध करता। गट्स गू का इस्तेमाल करके डांग फैंग चैंग फैन की रूह को पूरी तरह से ठीक करने के बाद फैंग युआन ने सोल सर्च जारी रखा। डोंग फैंग चैंग फैन ने बेहद सख्त विरोध किया, इसलिए फैंग युआन को जो जानकारी मिली वो ज्यादातर बेकार थी। हालांकि विरोध कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो बढ़ती हुई सोल सर्चिंग कोशिशों का सामना नहीं कर सका। आखिर में कीमती जानकारी फैंग युआन ने टुकड़ों में हासिल की। एक लंबा समय बिताने के बाद फैंग युआन ने सोल सर्चिंग को रोका और उनके बीच की कीमती जानकारी को जोड़ा, जिससे जड़े पूल ब्लेस्ड लैंड में रिसोर्सेज के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। जेड पूल ब्लेस्ड लैंड में 3 बड़े गू ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। रिग्रेटफुल स्पाइडर्स दूसरे नंबर पर हैं, जबकि सबसे बड़े पैमाने पर लार्ज केव टोड्स हैं। उनकी संख्या रिग्रेटफुल स्पाइडर्स से 3 गुना ज्यादा है और रैंक 5 लार्ज केव टोडगू की संख्या बेहद ज्यादा है, लेकिन डांगफैंग ट्राइब ने उन्हें पीछे छोड़ दिया ताकि एक इमॉर्टल लेवल लार्ज केव टोडगू बन सके। सच में बड़ी इच्छा है। जेड पूल ब्लेस्ड लैंड के दूर पूर्व में एक तालाब है जो साधारण दिखता है लेकिन जमीन के नीचे गहराई से जुदा है। अंदर एक डेसोलेट बीस्ट घोड़ा रहता है, एक दुर्लभ 10,000 लीजी घोड़ा। इस घोड़े में प्रचुर जीवन शक्ति है और ये बेहद उपयोगी है। ना सिर्फ इसका हर हिस्सा इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट मटेरियल है, अगर इसे लंबे समय तक जमीन के नीचे पाला जाए तो उसका पसीना जमीन पर गिरने के बाद धीरे धीरे एक जी जंगल बन जाएगा। एक 10,000 लीजी घोड़ा अनंत जी जंगलों का निर्माण कर सकता है। ओह, इस तरह का नमक का बेड भी है। कमाल है। प्राचीन डेसोलेट बीस्ट ग्रे लाइफ जेलीफिश का इस्तेमाल करके लावंता को बचाना और घना करना, जिससे एक विशाल नमक का बेड बनता है जो एक इमॉर्टल मटेरियल प्रोफाउंड ग्रे सॉल्ट पैदा कर सकता है। एक नमक का बेड जो खास तौर पर प्रोफाउंड ग्रे सॉल्ट पैदा करता है, सच में एक महान कदम। जेड पूल ब्लेस्ड लैंड दिन और रात के बीच भी बदलता है। 3 दिन की रोशनी के बाद एक दिन अंधेरी रात होती है। रात होने के बाद जेड पूल ब्लेस्ड लैंड के कुछ हिस्से फट जाते हैं, जमीन के नीचे के 2 गहरे तालाब दिखाते हुए। एक जड़े पूल है जो भले ही बड़ा ना हो, एक इमॉर्टल मटेरियल डेसोलेट जेड से भरा है। दूसरा केनाइन पूल है जिसमें दीवारें और तला एक प्राचीन डेसोलेट बीस्ट चीलिन के घिसे हुए दांतों से बने हैं। चांदनी के नीचे यह मून फैंग्स बनाएगा। यह इमॉर्टल मटेरियल दांतों जैसा है लेकिन पानी जैसा नरम है, इसकी सतह से लगातार चांदनी चमकती है और ये बेहद कीमती है। इसके अलावा एक प्राचीन डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग फ्रॉस्ट एंटेलोप भी है, एक इमॉर्टल मटेरियल जो जमीन के नीचे छिपा हुआ है जिसे हिडन ड्रैगन बियर्ड कहते हैं। ब्रॉन्ज पूल के अंदर इमॉर्टल मटेरियल विंड विसलिंग ब्रॉन्ज। डोंगफैंग चैंग फैन डोंगफैंग ट्राइब का पहला सुप्रीम एल्डर था और स्वाभाविक रूप से जड़े पूल ब्लेस्ड लैंड में रिसोर्सेज के वितरण से बेहद परिचित था। फैंग युआन इन जानकारियों को पढ़ते हुए बहुत प्रभावित हुआ और उसके अंदर जेड पूल ब्लेस्ड लैंड जाकर सामान लूटने का जोश जागा। लेकिन उसने इस जोश को काबू में रखा। नॉर्दर्न प्लेन्स की इस शाम उसने डोंगफैंग चैंग फैन को मारा था और उसकी रूह को पकड़ लिया था, फिर जड़े पूल ब्लेस्ड लैंड की तरफ बढ़ा था ताकि उस फिर से लूट सके। हालांकि जब वो ब्लेस्ड लैंड पहुंचा, उसने देखा कि लड़ाई की आग भड़की हुई है। उसके आसपास हर तरफ तेज लड़ाइयां हो रही थीं। दर्जनों राइचस और डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स लूट रहे थे और लड़ रहे थे जैसे वो पागल हो गए हों। सिचुएशन बेहद गर्म थी। फैंग युआन ने अपना बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल कर लिया था और उस खुद को छिपाना भी था। ऊपर से वो अकेला था। फेरी ली शन और ही लूलैन मिनिस्क्यूल माउंटेन का पीछा कर रहे थे और उसने ओल्ड लॉर्ड कैनयांग का शक भी अपनी तरफ खींचा था। उसने समझदारी से वहां से निकलने का फैसला किया। एक तेज रोशनी फैंग युआन की एड में चमकी। जेड पूल ब्लेस्ड लैंड अभी एक बड़े रसीले मांस के टुकड़े जैसा है जो सभी गू इमॉर्टल्स को यूके रहा है, उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। भूल जाओ, मेरे पास भले हाई रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ हो, लेकिन मेरे मूवमेंट और डिफेंस के पहलू कुछ कमजोर हैं और सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है। डोंगफैंग चैंग फैन अभी भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। जानबूझकर ये जानकारी मेरे सामने ला रहा है ताकि मैं जेड पूल ब्लेस्ड लैंड के असकीचड़ भरे पानी में उतर जाऊं। फैंग युआन की सिचुएशन काफी खराब थी। लग रहा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन हर तरफ खतरे छिपे हुए थे। वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के गिरने का मुख्य दोषी था और सभी फोर्सेस यूज जोर शोर से ढूंढ रही थी। शाह हुआंग उसकी एक झूठी पहचान थी, लेकिन नीलामी के थोड़े ही समय बाद वो एक्सपोज हो गई। ड्रैगन कमांडर येचा को फंग जिउगे के ग्रुप से नुकसान हुआ था और उसने शाह हुआंग की जांच शुरू कर दी थी।
फैंग युआन अभी ज़ॉम्बी अलायंस जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। विजडम पाथ विरासत को हासिल करने के इस सफर में फैंग युआन ने और भी बहुत सी चीजें एक्सपोज कर दी थी, अपने दुश्मनों को डिड्यूस करने के लिए और सुराग दे दिए थे। लेकिन यह रिस्क जरूरी था। अगर मैं बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो जल्द या देर से मैं एक्सपोजे हो जाऊंगा। सही रास्ता यही है कि जोर शोर से लाडून और हर सेकंड का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने में करूं। इस सफर में मैं एक पूरी विजडम पथ विरासत हासिल कर पाया। जब से मैंने अपनी किस्मत जोड़ी है, मेरी किस्मत काफी अच्छी रही है। मुझे बस आने वाले मौकों को पकड़ना है। जब मैं इस विजडम पाथ विरासत को समझ लूंगा, मुझे विजडम पाथ डिडक्शन से बचने के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ मैं योजनाएं बनाकर एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर पाऊंगा और एक्सपोज होने के समय को काफी देर तक टाल सकूंगा, जबकि मैं छिपता रहूंगा। फैंग युआन ने जेड पूल ब्लेस्ड लैंड के लालच का विरोध किया और थोड़ी देर आराम किया। सोल सर्चिंग लक्ष्य की रूह को चोट पहुंचा सकती है और रूह को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस्तेमाल करने वाले के लिए भी सोल सर्चिंग उसकी रूह को बेहद उत्तेजित कर सकती है और इसे गट्सगू से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि रूह को शांत करने के लिए आराम और नींद की जरूरत होती है। आराम करने के बाद फैंग युआन ने सोल सर्चिंग जारी रखी। डोंगफैंग चैंग फैन की रूह ने एक ठंडी सी सिहरान महसूस की जब उसने देखा कि फैंग युआन अभी भी यहीं है और जड़े पूल ब्लेस्ड लैंड से लालचित नहीं हुआ। फैंग युआन की सोल सर्चिंग इस बार काफी देर तक चली। डोंगफैंग चैंग फैन ने और भी जोर से विरोध किया, जबकि फैंग युआन का सोल सर्च सिर्फ एक मॉर्टल मेथड था, जिससे मुश्किल काफी बढ़ गई। हालांकि फैंग युआन बहुत धैर्य से काम ले रहा था। अगर एक बार काम नहीं बना तो वो 10 बार 100 बार कोशिश करेगा। एक लंबा समय सोल सर्चिंग में बिताने के बाद फैंग युआन ने डोंगफैंग चैंग फैन की प्राचीन रूअन बद की लाश को बदलने की याद हासिल कर ली। यूज ना सिर्फ फैंटम बीस्ट्स को गुलाम बनाने का तरीका मिला, बल्कि एक साधारण गू फॉर्मेशन को फैंटम फॉर्मेशन में बदलने का राज भी मिल गया। चाहे कोई भी जानकारी हो, अन सब की बहुत बड़ी कीमत थी। चैप्टर एंड।